नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। एक हफ्ते की अनुपस्थिति के बाद स्वागत कर रहा हूँ उनका मैं और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएँ और वहाँ अपनी पसंद की वस्तुओं को विशेषकर जो आपके जो क्लोथिंग ऑप्शंस हैं, उनको अवश्य देखें। तो स्वागत है आपका हर्ष जी। जी, पिछले महीने धन्यवाद आप सर। पिछले महीने आपकी अनुपस्थिति दर्ज कर ली गई है। नहीं सर, महीने आप गलत कह रहे हो सर, पिछले हफ्ते की है, सिर्फ क्षमा चाहेंगे। हाँ। और क्योंकि पिछले हफ्ते हमें उपराष्ट्रपति भवन से एक हमारे मित्र हैं और आपके भी बड़े करीबी हैं, आप लोग, आपके जो विधानसभा के स्पीकर हैं, हाँ। उनकी बुक लॉन्च थी उपराष्ट्रपति भवन में। उन्होंने अटल जी अच्छा, पे एक अच्छा। बुक लिखी है, तो उसके लॉन्चिंग जो है बुलावा आया हुआ था, तो हम वहाँ चले गए थे। इस वजह से टाइमिंग हमारी आपसे मैच नहीं हो पाई, हमें लेट नाइट हो गया, हमें वहाँ पे काफ़ी समय लग गया, तो इसलिए मैंने आपसे क्षमा चाही थी। एक एक गुड न्यूज़ लेकिन आपसे शेयर कर रहा हूँ सर, देखिए नई बुक आ गई है मेरी, अब की बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने निकाल दी है। ओहो! आप तो धड़ाधड़ किताबें पे किताबें लिखते चले जा रहे हैं। हाँ सर, धड़ाधड़ तो आप लिखते हो सर, हमने तो बस ये समझ लो कि 1 साल में दूसरी लिखी है ये। अरे मैंने और तो ये पिछले 3 साल में कोई किताब ही नहीं लिखी। नहीं सर, वो आपने उससे पहले कई किताबें लिखी थी ना, अब आप ब्रेक पे पहले तो चल रहे लिखी हो। थी, पहले 4 तो सर लिखी इसके थी। आपसे हमारा आपके दर्शकों से निवेदन है कि इसे मंगवाएं और पिछली बार की तरह जो है इसे नंबर 1 कराएं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और बिल्कुल, इसकी इसका लिंक दे दीजिएगा तो डाल देंगे इसमें साथ जी, जी, में। जी, इसके लिंक हम अभी आपको दिलवा देंगे। और इसकी खास बात ये है कि इसका जो प्रस्तावना है वो स्मृति ईरानी ने लिखी है इस किताब की, ओके, ये इसकी खास बात है। तो अब ओके। वर्ल्ड बुक फेयर में इसका ऑफिशियल लॉन्च करने की भी हमारी तैयारी चल रही है, जो 10 से 18 जनवरी में होगा। तो परफॉर्मर टू रिफॉर्मर, अमित शाह लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इस पे है। जी सर। ग्रेट। तो आइए चर्चा करते हैं साहब। आज अमित शाह की आप बात कर ही रहे हैं, तो अमित शाह इस समय पश्चिम बंगाल में हैं। जी, पश्चिम जी, जी। बंगाल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ममता दीदी को गंभीर चुनौती दे दी। उनके जो है वो बहुत सारे लेखे-जोखे सुना दिए। ये भी बता दिए कि 7 बार उन्होंने चिट्ठी लिखी और कई बार होम सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है, हाँ, लेकिन होम उन्होंने सेक्रेटरी आए फेंसिंग भी वहाँ पे। जी। उन्होंने फेंसिंग के लिए ज़मीन नहीं दिलवाई हुँ। और फिर कहा कि हम 2 तिहाई बहुमत से जीतेंगे। अब इसमें मेरे 2 प्रश्न आते हैं और आप भी उस पर उसका राजनीतिक और वो पूरा विश्लेषण कर लें कि एक बात तो ये है कि मैं आज से नहीं 2021 के पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई यूनियन गवर्नमेंट के पास ये शक्तियाँ हैं कि यदि किसी राष्ट्रीय महत्व के काम में कोई स्टेट सहयोग नहीं कर रहा तो आप एक्शन ले सकते हैं। आर्टिकल 256, आर्टिकल 257, आर्टिकल 365, आर्टिकल 355 और लास्ट रिज़ॉर्ट 356। 356। हुँ, लास्ट रिज़ॉर्ट है। लेकिन जो पहला है 256, 257 जिसमें आप उनको बाध्यकारी निर्देश दे सकते हैं, उसका भी आपने उपयोग नहीं किया, एक बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं 2 तिहाई बहुमत से जीतेंगे। तो पिछली बार आपने कहा था कि 200 पार जाएँगे और इस बार आपने घटा दिया उसको क्योंकि 2 तिहाई तो 196 ही होता है। 4 जी, सीटें ही तो आपकी कम हुई टिप्पणी। सर। आपकी टिप्पणी। दरअसल क्या है कि पिछली बार मुझे लग रहा था कि पिछली बार जो बीजेपी ने वहाँ कोशिश की थी, वो की थी एक हाइप बनाने की, क्योंकि 4 एमएलए थे उससे पहले, कुछ था नहीं इनके पास। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा रियलिटी के करीब जा रहे हैं। और देखिए पिछली बार एक गलती बीजेपी से और भी हुई थी पश्चिम बंगाल को लेके, आप इस बात को बिल्कुल रियलाइज़ करेंगे क्योंकि आप कलकत्ता में रहे हैं, वहाँ वहाँ के भद्रलोक से आप काफ़ी परिचित हैं। वहाँ पे जो जय श्री राम का नारा लगा के बीजेपी घुसने की कोशिश किया ना सर, उसका भी रिएक्शन हुआ। ये जो वहाँ के जो कलकत्ता वाले रहने वाले और जो ज़्यादातर वहाँ का बंगाली तबका है, वो उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया सर। अगर आप कोर इश्यूज़ पे ही रहे, जैसे आपने कहा कि भाई फेंसिंग के लिए आपने ज़मीन नहीं दी और घुसपैठियों को आप वो दे रहे हैं, ये मुद्दे ज़्यादा वो थे। तो बीजेपी ने ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तो जय श्री राम का नारा चलता है। लेकिन सर वो हिंदी बेल्ट का पार्ट नहीं है, पश्चिम बंगाल। तो मुझे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आपको याद होगा कि एक कार्यक्रम था वो विक्टोरिया के पास हो रहा था जिसमें मोदी और
ममता बनर्जी दोनों थे, और वहां किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था, तो ममता बनर्जी नाराज होकर कार्यक्रम बीच से छोड़ के चली गई थी प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम से। तो उस समय थोड़ा सा बीजेपी पे गलतियां हो गई थी। दूसरी गलती ये हुई थी कि बाहर से आए हुए लोगों को बहुत टिकट दिए थे, जो दूसरी पार्टियों से आए थे। ऑलरेडी उनके खिलाफ इनकम्बेंसी थी। जो टीएमसी का विधायक है, जिसे लग रहा था कि इस बार बीजेपी की लहर है और तू हार जाएगा, तो वो भाग के बीजेपी में शामिल हो गया। कई लोग थे, मुकुल राय जैसे लोग, जो बाद में वापस चले गए थे। पिछली बार केवल एक ही काम बढ़िया हुआ था कि शुभेंदु अधिकारी को जेल लेके आए थे। शुभेंदु अधिकारी को तोड़ना ये एक बड़ी उपलब्धि थी, और अब शुभेंदु अधिकारी ने 5 साल का अपना ग्राउंड तैयार कर लिया। और जैसा मैंने उन्हें देखा कि विधानसभा में भी वो पूरा अड़ के मुकाबला करते रहे, और हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह वो मैदान में भी उतरे रहे, फील्ड में भी रहे। अपना जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, जो अपना हिंदूवादी, उस पर भी उनका स्टैंड बढ़िया रहा। कोई भी मामला हुआ, कोई भी बड़ी घटना हुई, भ्रष्टाचार के आरोप में टीएमसी वाले जेल गए, उनके खिलाफ जांच हुई, हर जगह प्रदर्शन किया। शाहजहां शेख वाले मामले में उसने मैदान पे उतर के काम किया। इवन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वाले मामले में भी एक्टिव रहे। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी के पास ज्यादा बेटर ग्राउंड है, बढ़िया तैयार मैदान है। इसलिए अमित शाह ने 2/3 जो एक प्रैक्टिकल लगती है लोगों को, 200 पार 400 पार, ये एक काल्पनिक सी बात लगती है। लेकिन जब कहते हैं ना कि हम 2/3, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई, स्पष्ट मेजोरिटी की, बड़ी मेजोरिटी की बात ये कर रहे हैं। तो शायद इस बार पार्टी ने अपना स्टैंड चेंज किया है, और इसी रवैये पे लोग रहने वाले हैं, ये अगर अमित शाह ने इस तरह की बात की है तो। जी ना नहीं, लेकिन ममता दीदी ने भी तो बड़ा तगड़ा रिएक्शन किया, उन्होंने कहा कि यदि मैं चाहूं तो अमित शाह को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं दूं। अब आप जरा दरअसल सोचिए, आप एक मुख्यमंत्री कह रही है कि केंद्र के गृह मंत्री को वो घुसने नहीं देगी अपने राज्य में। अब की बार पता नहीं ये क्या होगा। पिछली बार तो ये नरेंद्र मोदी जी से बड़ी नाराज थी, उन्होंने दीदी ओ दीदी कह दिया था, तो उनसे नाराज हो गई थी। आपने जो इस बताया ना, बार उसमें एक सीधे अमित फैक्टर ये शाह भी पे आ था गई है। कि वो जो दीदी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया ना, तो उसका उसे फायदा मिल गया और उसने जो है वो बंगाली अस्मिता चला दी। इस बार फिर हाँ, बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ये तो हर चीज में बंगाली अस्मिता को ले आते हैं सर, इनका क्या है लेकिन वहां पे। इस बार कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पिछली सर बार आ गया था। इस बार तो मैं देख रहा हूँ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल रही है ममता बनर्जी। बाबरी मस्जिद बना रहा हाँ, था वो, उसे पार्टी से निकाल दिया। मंदिर बनवा रही है, बड़े हिंदुओं के कार्यक्रमों में भाग ले रही है। अब की बार तो बिल्कुल ही पैटर्न बदला हुआ है, तरीका ही बदल दिया है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये अभिषेक बनर्जी ने एक वर्चुअल मीटिंग ली। जितने भी ये सारे इनके बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं जो इनके, उन सबकी बाकायदा एक वर्चुअल मीटिंग ली कि अपने अपने इलाकों में सबके वोट बनवाने हैं जिनके कट गए हैं। तो अब की बार तो मामले दूसरे हैं। ग्राउंड लेवल पे थोड़ा परेशानी में फंसी हुई है ममता बनर्जी। पिछली बार ऐसा नहीं था, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरी पत्रकार से बात हो रही थी, वहां पे एक हमारे पुराने पत्रकार मित्र हैं, वो कभी मेरे साथ अमर उजाला में दिल्ली में हुआ करते थे। उन उन वो बता रहे थे मेरे से कि इस बार आप मानो या ना मानो, एंटी इनकम्बेंसी है। अगर बीजेपी सही तरीके से जाएगी ना, तो लोगों में नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार तो वो सारा नाश कर दिया था वो विजयवर्गीय ने। हाँ, वो टिकट टीम थोड़ा वितरण सा गड़बड़ वगैरह कर गई में, थी। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा, बिल्कुल हाँ, बहुत ही वो गड़बड़ बता रहा हूँ ना सर, वो जो बाहर से आने वाले लोगों को आप बुलाने लगते हो ना, भाई आप बताइए, 5 साल से एक आदमी जो बीजेपी के टिकट की तैयारी कर रहा है, घूम रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है, लोगों के वोट बनवा रहा है, वहां पे आप टीएमसी वाला विधायक है जो सिटिंग विधायक है, उसे लाके आप टिकट दे दो। 5 साल तक तो वो उसके खिलाफ मोर्चा संभाले रखे, फिर वो उसके लिए वर्करी क्यों करेगा? ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। लोग घर पे बैठ जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते, तो वोट कौन डलवाएगा? बीजेपी का तो जो असली काम है वो है कि आरएसएस का नेटवर्क और बीजेपी का अपना जो नेटवर्क है, कि भाई ये घर से निकलवा के वोट डलवाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं कि भाई वोट डलवाओ, देखते हैं कि वोट डल रही है कि नहीं। वो पिछली बार काम गड़बड़ हो गया था। मुझे लग रहा है कि शायद इस बार जो पिछली बार वाली गलतियां थी, वो उसे अगर ये रिपीट ना करें और बिल्कुल इजी वे में जाए। सर आप बताइए, उड़ीसा में कोई लहर थी क्या बीजेपी की? उड़ीसा में जब सरकार बनी, किसी को भी अंदाजा नहीं था सर कि उड़ीसा में सरकार बनेगी। कह रहे थे कि चांस बढ़िया है,
बीजू जनता दल इनके साथ समझौता करने को तैयार थे। वो जो उनका आईएएस अधिकारी था, क्या नाम था उसका भूल गया मैं, जो उनका काम देखता था, वो नाम भूल गया मैं, नवीन पटनायक का वो था नहीं, एक साउथ का आईएएस जो काम देख रहा था, बड़ा उत्तराधिकारी कह रहे थे। उसने तो बताता है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी दिल्ली में आके, लेकिन उन्होंने नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं होने दिया। तो जो वहां की लोकल लीडरशिप है ना, वो आपको काफी हद तक चीजें बता देती है कि माहौल क्या चल रहा है और हमें कैसे चलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने मना करा था कि भाई नहीं, हमें बीजू जनता दल के साथ नहीं जाना चाहिए, हम अकेले जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमें मिलेगा। वो गलती जो है ना करें। लेकिन आज तो हमने सुना मोदी जी से ये अधीर रंजन चौधरी भी मिले। ये भी तो कहानी चल रही है आज। वो हालांकि निकल के तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और समस्याओं को लेकर के मिला हूं और वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों को गलत हो रहा है, फलाना हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने चला दिया कि एक और कुली जो है हफ्ता देने से इनकार करने वाला। तो वो कहानियां चल रही हैं। अब तो वैसे तो जी। देखो, अब तो दिग्विजय सिंह भी हफ्ता देने से इनकार कर रहे हैं। सर दिग्विजय सिंह हफ्ता देने से बहुत पहले इनकार कर चुके होते। बात यह है कि दिग्विजय सिंह के लिए बीजेपी में स्पेस नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश का जो कोटा है बिल्कुल फुल है। वहां पे हाँ। शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले ज्योतिरादित्य ऑक्यूपाई किया। सिंधिया है, वहां पे बड़े बड़े तुर्रम खां पहले से बैठे हुए हैं, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी उसी की तरफ तो जाएगी ना जिसके आने से कुछ फायदा हो। दिग्विजय सिंह के आने से बीजेपी को कहीं भी फायदा नहीं होता, खासतौर से मध्य प्रदेश जहां से वो आते हैं, वहां बीजेपी को जरूरत ही नहीं है उनकी। तो दिग्विजय सिंह वो है, शशि थरूर का फायदा हो सकता है अगर ये शशि थरूर को कुछ टाइमली लेके आते हैं अपनी तरफ। और मुझे लगता है कि ये 2029 के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में ही लाएंगे शशि थरूर को, विधानसभा चुनाव में नहीं लाएंगे अपनी तरफ। हाँ, लेकिन ये शशि थरूर तो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अलग भाषा बोल रहे हैं। वो सर, वो कुछ भी बोल रहे हो, बिल्कुल लेकिन विधानसभा हाई चुनाव कमांड में की शशि बात नहीं सुनी जा रही है। वैसे जो दिग्विजय सिंह ने बात कही, सही बात तो ये है कि कांग्रेस के हित में बात कही हुई है। ये अलग बात है कि भाई राहुल गांधी को अच्छी लगे ना लगे। नहीं, राहुल गांधी सर अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी दिग्विजय सिंह की ही तो बात कहते हैं, शब्द उनके अलग होते हैं। देखिए राहुल गांधी आरएसएस से क्यों खफा रहते हैं? वो इसलिए खफा रहते हैं कि आरएसएस उनकी हर योजना को फेल कर देती है। इतना बढ़िया उनका ग्राउंड वर्क है। वहां ये 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो हवा में उड़ गए थे और इन्हें ये लगने लगा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो एक तरह का प्रधानमंत्री ही होता है, तो वो आरएसएस वालों ने इनकी हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में जो हवा निकाली है ना, ये तो ये जानते हैं कि आरएसएस एक बढ़िया नेटवर्क है, उसका बढ़िया ग्राउंड वर्क करते हैं। तो राहुल गांधी नाराज इस बात से रहते हैं कि हम कई बार, एक बार राहुल गांधी ने पहले कही भी थी कि हमारा जो सेवा दल है, इन्होंने भी सेवा दल बनाया था सर, आपको याद होगा, टोपी हाँ, हाँ। पहनते हैं जो वो बहुत सेवा दल पहले से बना आरएसएस हुआ की। है। सेवा हाँ, दल बहुत पुराना है। उस समय राहुल गांधी जब वो बना था अध्यक्ष पार्टी का, राहुल गांधी ने कहा था कि हमें सेवा दल के कार्यकर्ताओं को आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तरह काम करना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। तो ये बात रियलाइज करते हैं। बात यह है कि उनके मन में जो है घृणा इतनी भरी हुई है मोदी से, भाजपा से, हिंदुओं से, स्वर्णों से, कि वो अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाते। तो इसलिए वो आरएसएस को गालियां देने लगते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने वो बात कह दी। दिग्विजय सिंह को जिस दिन उसने बात कही है, मैं आपको बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस ने उसका इंटरव्यू लिया दिग्विजय सिंह का उसी मुद्दे पे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे उसने, और उसमें इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने एक भी बार इस बात को डिनाई नहीं किया और ना ही उन्होंने अपने ट्वीट को ट्विस्ट करने की कोशिश की। कहीं पर भी ये नहीं कहा दिग्विजय सिंह ने कि मैंने गलत किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं मोदी से भी नफरत करता हूं, आरएसएस की जो हिंदू राष्ट्र का जो उनकी आइडियोलॉजी है उससे मुझे नफरत है। लेकिन संगठन के स्तर पर, संगठन के स्ट्रक्चर के स्तर पर आरएसएस बेहतर संगठन है कांग्रेस से, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और वो जो फोटो शेयर की थी, वो मैंने जेन्युइनली शेयर की कि भाई देखिए, जो जमीन पे बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाता है। ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी में ही पॉसिबल है। उसका कारण है। यदि आप देखें, कांग्रेस कहती तो ये है कि साहब की उनकी कोई आइडियोलॉजी है,
लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाएँ तो आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है पावर के अलावा। हाँ जी। तो ये एक पावर फॉर पावर सेक, ये बेसिकली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। हुँ, लेफ्टिस्ट वाले जो है वो पावर के लिए कुछ भी करते हैं और किसी भी तरह के जो है वो सर के बल खड़े हो जाएँगे, कुछ भी करेंगे, तरह-तरह के आर्गुमेंट्स नैरेटिव बना लेंगे, सब करेंगे, उनको केवल गुंडागर्दी भी करते हैं पावर ये लोग। चाहिए। गुंडागर्दी भी कर लेंगे, दंगे भी करवा हुँ, लेंगे हुँ, और जब पावर में आएँगे तो वही सारी चीज़ें उल्टी कर देंगे। वो आपको याद है ना वो यूरी बेज़नोव वाली थ्योरी? हुँ, पहले जो है आप डिमोरलाइज़ करो, उसके बाद हाँ, फिर डिस्टेबलाइज़ करो, फिर क्राइसिस क्रिएट करो और क्राइसिस के माध्यम से आप सत्ता परिवर्तन करो, उसके बाद हाँ। फिर अपने हाथ में ले लो, फिर नॉर्मलाइज़ेशन। फिर वो जो आप पूरा डिक्टेटरशिप का मॉडल है, वो उसको आप सर नॉर्मलाइज़। आप सर समय निकाल के एक वीडियो देखना, है तो 3-4 महीने पुराना। नीतीश राजपूत है, बहुत अच्छे वीडियो बनाता है, ध्रुव राठी से भी बहुत अच्छे वीडियो बनाता है। कभी आप उसका वीडियो, उसने नक्सलिज़्म पे एक वीडियो बनाया लगभग 30 मिनट का, और उसकी जो हिस्ट्री वो लेके आया है कि ये सीपीआई, सीपीएम ये किस तरीके से आए, इन्होंने किस तरीके से यहाँ के लोगों को माइंड वॉश किया। सर इन वामपंथियों का पूरा चिट्ठा खोल के लग रखा है उस वीडियो में। लोगों को देखनी चाहिए। आज ये लोग ये कहते हैं ना कि इतनी बड़ी क्रांति की है और ये मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले हैं वामपंथी, ये कुछ नहीं है ये सब। ये सब इन्होंने फ्रॉडगर्दी की वो है और तो आप कब्जे किए हैं। सोवियत यूनियन का लेनिन का इतिहास देख लो, उसी से पता चल जाता है। हाँ, खैर वो दूसरा उसी से टॉपिक पता हो गया। लगा। बात ये है कि आरएसएस की जो राष्ट्र की जो विचारधारा है और भारत माता के प्रति जो उनका एक जुड़ाव है, वो वही है जो आप भारतीय सेना में पाते हैं। जी। आज मैं सेना के कुछ जनरल्स की बात सुन रहा था और वो जो है वो आर्मी की इथॉस की बात कर रहे थे और उन्होंने बैटल ऑफ रेज़ोंग ला की बात की कि रेज़ोंग ला में जो वहाँ पे मेजर शैतान सिंह के साथ में जो कंपनी थी, हुँ, सी कंपनी, कुमाऊँ रेजिमेंट की। कुमाऊँ रेजिमेंट की सी कंपनी थी जो अहीरों की कंपनी थी। वे आपके हुँ, रेवाड़ी के अहीर थे सारे, अच्छा। ये आपके अहीरवाल के वो हुँ, सारे जो तो वह जो उनका नायब सूबेदार था हरीराम करके, वो उस उधर से ब्रिगेड से आया कि भई वापस चले आओ। तुम लोग जो है वो एक कंपनी और उधर से हज़ारों चाइनीज़ आ रहे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो नायब सूबेदार था उसने सबने आपस में बात की, उन्होंने कहा देखो हम तो 1857 में नारनौल में कैसी लड़ाई हमने लड़ी थी, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये भारत माँ तो ये हमारी माँ है, हम तो एक भी इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो उन्होंने आपस में तय किया कि साहब कि हम तो नहीं छोड़ेंगे पीछे, नहीं जाएँगे हाँ, पीछे। और फिर उससे पहले बात हुई थी तो जो कंपनी कमांडर थे शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, ये हमारे जैसलमेर के। हाँ सर, किताब है उनके ऊपर मेरे पास रखी हुई है, किताब लिखी हाँ, गई है, पढ़ी है। मेजर शैतान सिंह ने उनको कहा कि तुम तय करो। उनको पता था ये क्या तय करेंगे और वो वापस आए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो नहीं पीछे हटेंगे। हम तो अपनी भारत माता की 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो मेजर शैतान सिंह ने कहा कि बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही मुझे पता सुनना था। था यही कि यही उत्तर आएगा। चलो बस लग जाओ। हुँ, और फिर आपस में ये तय हुआ कि कोई पीठ नहीं दिखाएगा, जिसने पीठ दिखाई उसकी पीठ पे मैं स्वयं गोली मार दूँगा। हाँ, जब तक तो एक भी आदमी ज़िंदा है तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, हुँ, और उन्होंने कोई 1300 चीनियों को मार दिया अकेले और भारत वो युद्ध वहीं से पलटा, नहीं तो लेह आज चाइना के पास होता। तो हुँ, ये जो भारत माता के प्रति राष्ट्र को देवी के रूप में माता के रूप में पूजने का ये जो प्रचलन है, वो हमारी जो सेनाओं का और आरएसएस का एक है। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। कांग्रेस वाले जो हैं, मेरी बात हुई है एक पुराने कांग्रेसी है, बीजेपी में है आजकल अच्छा। और ज़मीनी स्तर के नेता हैं। हुँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेसिडेंट रह चुके हैं और सब रह चुके हुँ, हैं, अभी बीजेपी में है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ लिया विधानसभा का, वो सब अच्छा। जीते नहीं कभी। हुँ, तो उनसे मैंने पूछा भाई क्या अंतर है ये बताओ? तो उन्होंने बताया कि देखो साहब
बीजेपी में पार्टी लड़ती है, हम्म, कांग्रेस में कैंडिडेट लड़ता है। हाँ सही बात है। और क्या कि साहब कि हमारे यहाँ जो पार्टी जिसको कहते हैं ना, वो ऊपर से नीचे तक, गांव से लेके बूथ के लेवल तक बटी हुई है। हम्म, जो कैंडिडेट होगा उसके साथ में लोग जाएंगे, वो कैंडिडेट कैसे उनको मैनेज करेगा, पैसे देके मैनेज करे, कैसे भी मैनेज करे। अपने लेकिन आप करना है बीजेपी सब में, कुछ। हाँ, बीजेपी में पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया सब उसके साथ चले हाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही सही कहा उन्होंने, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। और एक बात बताऊं सर, कभी कांग्रेस में भी ये टाइम हुआ करता था कि सारा ऊपर से नीचे तक जो है सेटअप सही हुआ करता था, इंदिरा गांधी के टाइम तक। एक समय था कि आपके लीडरशिप के नाम पे आपको वोट मिल जाते थे। हमारे इधर यहाँ वेस्ट यूपी में मैंने खूब देखा है, गांव में औरतें जो है इंदिरा गांधी को वोट देती थी। हमारे पिताजी बताया करते थे, वहां पूछते थे, हमारे पिताजी की चुनाव में ड्यूटी लगती थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने तो कई दफा बूथ पे ऐसा भी झगड़ा होता देखे कि पति जो है, हस्बैंड तो कह रहा है कि चरण सिंह को देनी है वोट, वो कह रही है कि ना ना मैं तो इंदिरा को दूंगी वोट, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे नहीं बैठना है एम्बेसडर गाड़ी में, मैं तो इंदिरा गांधी के उस पे निशान पे वो लगाऊंगी मोहर। तो उस समय तक तो ठीक था जब आपके पास लीडरशिप बढ़िया थी, आपने अपने संगठन की इज्जत करी नहीं, संगठन अपना तैयार नहीं करा। अब आप जलन में आके आरएसएस को गालियां देते रहो, इनके बारे में भला बुरा कहते रहो, ये कहते रहो कि साहब वरुण गांधी को मैं इसलिए कांग्रेस में नहीं लूंगा क्योंकि वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में होके आ चुका है, ये आपकी जो है ना अंदर की कुंठा दर्शाता है कि जो आप नहीं कर पाए हो ना, उसकी कुंठा है आपकी, जो आप एक संगठन पे निकाले चले जा हाँ, बिल्कुल सही है। रहे हैं। आपके मित्र अजीत अंजुम और रवीश कुमार क्यों लड़ रहे हैं आपस में? कहाँ लड़ रहे हैं सर, वो पहले भी चर्चा चली थी, मैंने देखा नहीं किस पे, किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, क्या हो गया? अरे कि साहब अजीत अंजुम जो है वो भटक रहे रास्ते से, सुना आपने? नहीं सुना सर, मैंने तो वीडियो देखे, कहीं भी नहीं भटक रहा। आपने अजीत खाया में? अंजुम कहाँ भटक गए? मैंने तो कुछ नहीं देखा ऐसा अजीत अंजुम ने कुछ करा हो सर, वीडियो तो। मैंने कुछ लोगों के ट्वीट देखे थे कि साहब कि आजकल नहीं अजीत नहीं अंजुम सर, में वो और बाकी लोगों किसी में और तो सेंस में कह रहे होंगे, वो किसी हम्म, और सेंस में कह रहे होंगे। देखो, जो मैं हेडिंग देख रहा हूँ उनके, मोदी राज में नफरत का कोहरा, ये साल जाने को है, धुंध कब छटेगी, ये तो सब वीडियो ऐसे ही बना रहा है। हिंदू लड़की की पार्टी में मुस्लिम दोस्त के आने पर बवाल क्यों, ये तो पूरा पिला हुआ है उन्नाव पे फलाना। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये अरावली वाला जो मामला है आपके राजस्थान से जुड़ा हुआ है, मेरे पास बहुत लोगों के इस पे कॉल्स आए, और मैं आपको रियली बताता हूँ, मुझे इसमें कहने में कोई वो नहीं है, कि मेरे पास जो है पर्यावरण मंत्रालय के एक बंदे का फोन आया, और उसने कहा कि अर्ची आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने कहा कि भाई मैं इस मुद्दे से अभी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, और मुझे ना इतनी जानकारी है इस मुद्दे की। उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स भी भेजी मेरे पास कि आप इस पे बनाओ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया सर इसमें कि मैं क्या, किस एंगल पे कैसे। मैं भी ये एग्जैक्टली कह रहा हूँ। मुझसे इतने सारे लोग कह रहे हैं कि इस पे करो, इस पे करो। मैं ये हाँ, कह रहा हूँ भाई इसमें है क्या जो मैं करूँ? कुछ समझ में ही नहीं आया हम, कि अब इस पे हम क्या बनाएं, इस पे हम क्या बताएं। बताइए, सरकार सीधी ने सीधी पहले बात। अपना कुछ स्टैंड रखा, फिर अपने स्टैंड से पीछे हट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कह दिया। अब तो वही लोग कंफ्यूज है, इतने बड़े लेवल पे बैठे लोग, हमारे जैसे यूट्यूबर क्या वीडियो बनाए इस पे। छोटी सी बात है, हम्म, 2006 में एक डेफिनेशन बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव की गई, कि जो वो कि 2 मीटर की हाइट वाली। 2002 में अशोक गहलोत की सरकार थी, उस समय एक कमेटी बनी, उसने ये रिकमेंड किया। 2006 में कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया, वो 2006 से राजस्थान में चली आ रही। हम्म, उसी डेफिनेशन को फिर से स्वीकार कर लिया हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि साहब कि ये गुजरात पे और हरियाणा पे और दिल्ली पे भी लागू होगी। हम्म। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान वाले क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, सब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। अरे अगर खत्म हो गया था, सब कुछ हो गया था तो 2006 में ही हो गया था यार, अब क्या हो गया? हाँ, असल में ये इसमें सारे कम्युनिस्ट। हरियाणा वालों ने तो उसका वेट ही नहीं किया, उन्होंने अरावली सारी पहले पहले ही खबर डाली पूरी। हम्म, तो अच्छा, दिल्ली में जो है वो सारी की सारी वन क्षेत्र में आती है, तो उसको आप टच भी नहीं कर सकते। हाँ, दिल्ली में तो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए
मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई ये है क्या? क्यों है? हाँ। ये हंगामा मैंने है तो क्यों इतना ऐसा? इतना रिसर्च की, मैंने इस पे इतना टाइम खराब किया, इतने में 10 वीडियो बना लेता। मैंने इस पे इतना टाइम खराब किया कि मैं वीडियो बनाऊं इस पे। मुझे समझ में नहीं आया कि इस ये मुद्दा क्यों इस समय उठाया जा रहा है, इसे क्यों किया जाए। और जैसे आपको कहा वैसे मुझको हमारे ऑडियंस ने पूरे ने हल्ला मचा दिया। ये ऑडियंस सब मुझे करते भी। रहते हो, वो करते रहते हो, इस हाँ पे हाँ क्यों नहीं हाँ कर हाँ। रहे? जी 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 जी, वो मैं नीचे बार-बार कमेंट भी बहुत लोग लिख रहे थे। सही क्या कह रहे हो मैं बार-बार अपने को देखूँ शीशे में, मैं कहा मैं इस पे क्या बकूँ? आपसे तो इसलिए कह रहे होंगे ना, क्योंकि काफी हिस्सा इसका जो है राजस्थान से भी है। अच्छा, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है इसका वो रीजन, कौन कौन से रीजन में है इसका? अरे! राजस्थान में तो ऊपर से नीचे तक अरावली, अरावली है। नहीं, कौन सी वाली बेल्ट में चलती है ये पूरी? अरे साहब इधर से एंटर होती है आपके अहिरवाल की क्या आपकी इसकी रेंजेस जो है वो इधर से हरियाणा अहिरवाल की से साइड से एंटर जब होती है। आते हैं वो ये अरावली है, वो लेफ्ट साइड में जब इधर से आते वो हैं सब तो। अरावली है और इधर अच्छा, भी वो तो होती जो है वो छोटी-मोटी इधर भी दिख जाती है आपको एक्सप्रेसवे की तरफ और ये हाँ, पूरी की एक्सप्रेस वे पे पूरी दिखती लाइन थी चलती लेफ्ट रहती है साइड, दोनों साइड में। हाँ। और फिर अजमेर के बाद फिर ये थोड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो अच्छा। पूरे आपके लास्ट तक आपके उदयपुर के नीचे तक उदयपुर तक है पूरा मेवाड़ तो अरावली, अरावली है। माउंट हम्म आबू अरावली में है। ये हम्म अजमेर का ये पुष्कर और अजमेर के बीच में ये भी अरावली है। हम्म। हाँ, इधर फिर से तो आप सारा ही हो जाएँगे गया थोड़ा फिर। ये सीकर और इसके आस-पास में यहाँ तक कि जयपुर के बगल से वो निकलती है रेंजेस। हाँ, तो ये दिल्ली अरावली में तो इधर सभी तरफ रायसीना हिल्स वगैरह से शुरू होती है ये इधर से, हुँ, दिल्ली साइड हुँ। में। जी। तो इसलिए भाई आपकी बात सही है, मेरे भी समझ में नहीं आया हाँ, तो मैंने सर इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया ना, मैंने इसके पक्ष में और बनाया ना ना मैंने इसके बनाया। विरोध में। तो जी। हम और आप जो हैं वो दोनों एक ही हाँ सर, मुझे नाव नहीं, में ये हैं। जमा नहीं, मुझे मतलब ये मुद्दा समझ में नहीं आया। मुझे ये ज्यादा कुछ ऐसा लगा कि कुछ इसकी आड़ में कुछ लोग अपने जो हित हैं वो साधना चाहते हैं। और जैसे कि कुछ जगह इसमें काम पहले से चल रहा है, जैसा आपने बताया कि हरियाणा वालों ने तो पहले ही मामला अपना कर लिया जितना करना था। तो बाकी कुछ जगह की कुछ पॉलिटिक्स है इंटरनल, उसे लेके ये सब चलाया जा रहा है। और भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाई 1.9% है इसका जो उसमें गया है। 0.19 0.19 हाँ, 0.19% जो है वो उसमें गया है केवल माइनिंग में, बाकी तो एज इट इज ही है। तो ये है साहब इसका किस्सा। हम्म। तो अब आपने लल्लन टॉप वाली डिबेट देखी? हाँ सर, पूरी नहीं देखी, लेकिन वो लाइव आ रही थी, 15-20 मिनट देखी थी मैंने तो। लेकिन लल्लन टॉप वालों ने सर वो उसे लेके आप लोगों ने भी बड़ा सोशल मीडिया पे काफी कैंपेन चलाया, और मैंने भी बड़ा बैंड समर्थन बजा किया दिया था। हमने तो जी बैंड जी बजा जी, दिया। बिल्कुल। मैंने तो उसमें साफ यही लिखा था कि भैया तुम कह रहे हो कि ईश्वर के अस्तित्व, मैंने कहा इसकी जगह लिखो खुदा के अस्तित्व है कि नहीं। मैं कहा देखो, तुम्हारे लल्लन टॉप वालों के पूरे इंडिया टुडे ग्रुप के अगर फतवे ना जारी कर दें और तुम्हारे इनाम ना निकल जाएं तो चैलेंज है। मैंने तो सौरभ द्विवेदी को लिखा था कि तुमने ये ईश्वर ईश्वर को कह रहे, लॉजिक दिखा रहे हैं कि ईश्वर तो जो है वो गॉड का हिंदी वर्जन है, वो हर एक भगवान के लिए यूज होता है सबके आगे तक लिए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करते-करते गांधी जी मर गए। एक बार भी मस्जिद में नहीं गवा पाए। हाँ। हैं? हाँ, लेकिन सर अब तो उसका वो वीडियो वायरल ज्यादा हो रहा है, वो जिसमें वो कल परसों कहाँ बोल रहा था वो मौलाना, जिसपे राजीव शुक्ला ने भी कल मैंने देखा लिखा कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए, जो एंटी इंडियन और एंटी वो सेंटिमेंट्स पे बोला है वो। बड़ा वीडियो वायरल हुआ वो। और ये तो लोग क्या करेंगे लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने मौलाना को एस्टेब्लिश करा दिया। हाँ, वो और सोशल मीडिया पे सही हमारे लिख रहे लोग कि नया जाकिर नायक आ गया ये। नया ज़ाकिर नायक तो ख़ैर क्या बनेगा? वो तो ज़ाकिर आपने सुनी नायक है तो सर वो स्पीच कौन-सी? नदवी की? वो 1 हाँ, मिनट की हाँ, क्लिप हाँ, है। देखा है अच्छा। मैंने। तो वो टिपिकली वही जो बात करते हैं ना ये हम्म। जमात इस्लामी वाले वो बात कर हाँ, रहे हैं वो। मतलब इसने कहा कि भारत का मुसलमान न तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और न ही वह भी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिकता है, फलाना है। ये तो इस ट्वीट कोट किया। और ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19, 25 की भावना के खिलाफ हैं और बीएनएस धारा 196 और 197 के तहत इस पर मुकदमा होना चाहिए। लोग ये लिख रहे हैं सर। हाँ, सही लिख रहे हैं, लेकिन हम्म। प्रश्न ये है कि इसको प्रोमिनेंस दी किसने? अगर यही बात ये इस डिबेट के पहले कहता,
तो कोई इसको नोटिस ही नहीं करता। यही जावेद अख्तर मियाँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, अच्छा। देखिएगा आप। हम्म। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। चचा जावेद तो आपके फेवरेट हैं वैसे भी सर। नहीं, चचा जावेद पे तो मैंने पीएचडी कर रखी है। उनके खैराबाद से लेके और कॉल्विन ताल्लुकदार लखनऊ जो स्कूल में जिसमें पढ़े वो, उससे लेके अलीगढ़ से लेके भोपाल से लेके और जो हरकतें उन्होंने जाके अपने बाप के साथ की, वो सब मैंने डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास। पीएचडी है मेरी। आपने क्या बनाया वीडियो? मैंने तो यही बनाया कि चाचा ने जो है वो खेल कर लिया, पैसे बना लिए बढ़िया, और उसको सेलिब्रिटी बना दिया। और लिबरल के रूप में स्थापित हो गए पूरे इंडिया में। अब और कुछ भी जबकि बात करें, हो सकता है कि इन्हें कोई बड़ा भारत रत्न वगैरह मिल जाए। अच्छा, मजे की बात यह है साहब कि ये जो क्या बोलते हैं हमारे चीचा जान जो है ना, चीचा जान ने यही डिबेट पहले कर रखी है श्री श्री रविशंकर से और सदगुरु से। अच्छा। लेकिन जब उनसे डिबेट करी थी तो उनसे निहायत बदतमीजी के साथ पेश आए थे, निहायत बदतमीजी के साथ। अच्छा। अच्छा, सदगुरु और श्री श्री रविशंकर तो पहले से ही सेलिब्रिटी है भाई। हाँ, तो जावेद उनके अख्तर क्या साथ है तो इनके सामने? कुछ भी नहीं। उनके साथ तो आप बदतमीजी से पेश आते हैं। और एक ये 2 टके का मुफ्ती, इस 2 टके के मुफ्ती के सामने ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल भीगी बिल्ली। हाँ, और जैसे वो बिल्कुल खुदा का नुमाइंदा है आपके सामने बैठा जो। हाँ, और एक बार भूल से अल्लाह मुंह से निकल गया तो सॉरी 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 खुदा। अब यहाँ 99% लोगों को पता ही नहीं है कि भैया खुदा और अल्लाह में फर्क है। ये तो कैसे समझेंगे? उधर का कॉन्सेप्ट है, बाहर का। वो जो है वो नहीं, खुदा जो है, खुदा में अल्लाह शामिल है, अल्लाह में खुदा शामिल नहीं है। तो मुफ्ती का सारा आर्ग्यूमेंट अल्लाह का आर्ग्यूमेंट है और हुजूर जो है वो खुदा का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और एक बार भी क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं साहब, नहीं नहीं है अल्लाह के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। उसके बारे में फिर बोलने का जो और है इन वो इन लोगों ने आज, हिम्मत जो है वो फिर हमको ही जुटानी पड़ती है। सर ऐसा है ना, जब माहौल बदला ना देश का तो ये एथिस्ट हो गए। और पहले नहीं कितने नहीं, बड़े कम, ये अरे कितने ये बड़े कम्युनल। ओहो, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। ये बंदा जो है, इसको दारू पीने की शौक है, तो इस्लाम में दारू पीना मना है, इसलिए शाम को एथिस्ट रहता है। जो आपने लिखा था कहीं, ट्वीट वगैरह किया था आपने, मैंने पढ़ा था आपका। नहीं, और लेकिन एक बात तो बताइए ना, जब शबाना आजमी से शादी की तो उस वक्त से इसकी पहली शादी का तलाक नहीं हुआ था। हनी ईरानी से इसकी पहली शादी हुई थी तो उसका तलाक नहीं हुआ था उस वक्त। तो इसने दूसरी शादी कर ली है कह के मैं तो मुसलमान हूँ, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। और और इन्होंने ये उसके भी बाद कहा था जैसे कि ही हम वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे। ये इन्होंने कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका इंटरव्यू छपा था दोनों का, कि हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ये भी कहा था इन्होंने। अब ये तो पता नहीं और बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए। अब लेकिन इसके लिए तो हनी ईरानी और शबाना आजमी दोनों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन जो है इनका, ये कितने बड़े एथीस्ट है सर। फरहान अख्तर का डीएनए टेस्ट कराना आप पड़ेगा। ये देखिए ना, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण इनका दीवार पिक्चर मानता हूँ। दीवार में अमिताभ बच्चन मंदिर में नहीं जाता था, आपके याद होगा। निरूपा राय कहती थी कि मंदिर में क्यों नहीं आता, वो कहती है उसका पुजारी कहता है कि बेटा तुम्हारे जो ये बेटा है, जब इसका खुद मन होगा ये तब मंदिर में आ जाएगा। लेकिन 786 का जो बिल्ला था उसे चूम के आंखों पे लगा के जेब में रखता था। वो उसकी जान बचाता था। जिस दिन वो बिल्ला निकल गया उसी वो दिन मर शोले गया वाला है ना साहब के, उसमें जो सबसे जो संत प्रकृति के आदमी थे वो साहब रहीम चाचा ही थे। वो चाचा ही था। इसके हर फिल्म में एक कोई रहीम रहमान मिल जाएगा आपको। हाँ, एक रहीम रहमान अब्दुल चाचा कोई मिल जाएंगे जो बड़े ही नेक दिल इंसान हो। और हर विलन जो है, हर विलन हाँ, इनकी दोनों की आपस में, इन्होंने कोई 24-25 के स्क्रिप्ट लिखे हैं, उसमें हर विलन जो है वो तिलक लगाता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप गब्बर सिंह हो या सांबा हो, सारे मिलेंगे भी हिंदू ही। हाँ, तो इसलिए इसने जो ये चालाकी की, वो हमने पकड़ ली। हुँ। और हमने पकड़ ली तो ये साहब एक्सपोज़ हो गए। क्या करें उसका? हम क्या कर हुँ। सकते ऐसी ऐसी सर हैं? अब की बार एक काम करते हैं सर, ऐसी एक डिबेट अब की बार जयपुर डायलॉग में भी रखवाते हैं, पूरा हंगामा मचा देते हैं उससे। कोई तो डिबेट करते आएगा हैं फिर। कौन? हैं? आएगा क्या? जावेद चीचा को लाने गारंटी रखते हो आप? जावेद अख्तर को ही बुला लेंगे सर। जावेद अख्तर, अश्विनी उपाध्याय इनकी करवा देते हैं। जावेद तो मेरे से कर लेना। हाँ, आप भी कर सकते हैं। मैं तो मैं आएगा तो नहीं इसको सर ये। मैं तो इस सब्जेक्ट पे हुँ, कई सारे सब्जेक्ट्स पे इसको चैलेंज कर रखा है मैंने, आज से नहीं 5-7 साल से। मैंने कहा भाई तू असल अपने एथीज़्म पे मेरे से डिबेट कर ले, उस पे नहीं हुँ। करता। हाँ, मैं इसको कहता हूँ कि तू जो है वो अपने अ, दादा जान के दादा जान वो आपके अल्लामा फ़ज़ल हक खैराबादी उनके लिए जो कहता है ना कि साहब कि वो बड़े भारी देशभक्त और बड़े भारी स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बारे में बहस कर ले, उस पे भी जवाब नहीं देता। वो कहता तू अपनी जो है वो बोलता है ना कि तू बड़े गुर्बत में पला हुआ है, तू बड़ा गरीब था और जब तू बॉम्बे पहुँचा तो तेरे पास पैसे नहीं थे। बे तेरे अब्बा हुज़ूर जानिसार अख्तर वहाँ पे इतनी और अच्छी पोज़ीशन में थे और तेरे पास पैसे नहीं थे। जानिसार अख्तर के ऐसे-ऐसे बिना नाटक सर करता है कोई झूठे। मुशायरा नहीं होता था सर। जानिसार अख्तर, शहरयार, कैफी आजमी, इनके बिना तो कोई मुशायरा नहीं इंडिया में होता था सर। ये नीरज गोपाल दास नीरज वगैरह बेचारों ने तो लेट लेट 60s में एंट्री मारी है बड़ी मुश्किल से। इनका कहाँ नंबर लगने देते थे। ऐसा झूठ बोलता है। अरे भाई तुम खैराबाद के नवाब थे, नवाबों के वंश में, कालबिन तालुकेदार में तुम्हारी शिक्षा हुई। कालबिन तालुकदार उस टाइम का सबसे ताल्लुकदारों का, नवाबों का, महाराजाओं का, उनके सबके बच्चे पढ़ते थे उसमें, कालबिन तालुकदार में। कॉन्वेंट था एक तरह का। जी। तो जैसे मेयो है ना, उस तरह से वो था हुँ। कालबिन तालुकदार। हाँ, मेऊ की तरह। तो उसमें पढ़ते थे, तो सब उसमें आप पढ़े हुए हो। उसके बाद फिर साहब अलीगढ़ आप विल्सन कॉलेज में पढ़े हुए हो। उसके बाद फिर आप भोपाल में भी आप कुछ किया है कारनामा। फिर आप बॉम्बे गए हो तो कहते हो कि साहब कि मैं तो जब उतरा तो मेरे पास 4 आने भी नहीं थे। सही बात है सर। हाँ, तो ये इन ऐसा 3 ही लॉजिक सब्जेक्ट्स है। पे 3 सब्जेक्ट्स पे मैंने इसको आज से नहीं कब से चुनौती दे रखी है। मेरी तो चुनौती इसने इग्नोर कर दी। और नहीं उस सर। टुच्चे मौलाना ने इंस्टाग्राम पे कहा कि कोई मुझ पे इस पे बहस कर ले। उस टुच्चे मौलाना को 1 मिनट में इसने जवाब देके और एक्सेप्ट कर ली। सर भाई ऐसा है ना, अब सेटअप नहीं है वहाँ तो पे क्या सर है लगा ये? होगा ना कि मैं इसे लॉजिक में पीट लूँगा। ना, उसे ना, पता ना, नहीं ना, है। ये सेटअप है, सब आपस में मिल-जुल के सब किया गया था। हाँ, ये कायदे से और इसको जो और है उसको स्प्रेड करने मौलाना की को सेट प्लानिंग है। करने की उसकी एक फाउंडेशन है, हुँ। जिसका नाम अजीब-सा है। उसको मैं तो वाहियात फाउंडेशन बोलता हूँ। उसकी स्पेलिंग तो कुछ ऐसी है वाहिया या कुछ है, लेकिन वाहियात फाउंडेशन कह लें उसको। हाँ, वाई वाई उस वाई 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 डब्ल्यू कुछ इस तरह से है उसका। WAHYAIN हाँ। वाहियात फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू मी। हुँ। तो ये इनका हाल है। और बताएँ साहब 2025 में क्या आप हाइलाइट क्या है और 2026 में क्या देख रहे हैं आप? आपने एक वीडियो भी किया है, जी, 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 2026 में जी। क्या होने वाला है? आप भी 2026 का सर भविष्यवक्ता हो गए हैं, तो आप नहीं, भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी कुछ नहीं है सर, मैं तो जो फैक्ट है उसी की बात की। उसमें मैंने कहा कि जो इस बार विधानसभा के चुनाव होंगे 2026 में, इसमें असम को छोड़ दें तो बीजेपी का किसी स्टेट में कोई बड़ा वो नहीं है, दाँव पे। इस तरह के स्टेट्स में चुनाव है। एक अगर पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बस वेस्ट बंगाल में अपना पाने की कोशिश करेंगे कुछ। और केरल में इनका केवल टारगेट है कि वोट परसेंटेज अपना बढ़ाना है, तमिलनाडु में वोट परसेंटेज वाला है। तो मैंने उसमें कहा था कि शायद ये जो आने वाला 26 का साल है, एक तो कास्ट सेंसस पे काम लगभग शुरू हो चुका है। हालाँकि होगा तो अगले साल की शुरुआत में ही वो। लेकिन वो काम भी होगा और मुझे लग रहा है कि ये जो बिल लेके आए थे ये पिछले वाले सेशन के एकदम लास्ट में, जो अ, इस्तीफ़ा देना होगा 30 दिन हिरासत में रहने पे जनप्रतिनिधियों को, ये वाला शायद ये कराएँगे और हो सकता है कि इस बार ये वन नेशन वन इलेक्शन
उसे भी पास कराने की कोशिश करें। तो मैंने उस संबंध में वो वीडियो बनाया कि 2026 में इन्हें और 2026 में सर एक काम और भी होने लगा, इनकी राज्यसभा में सीटें काफी बढ़ेंगी। अब की बार जो है वो जो इलेक्शन होते हैं ना, जो 2 साल में राज्यसभा के, वो आ रहे हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो सभी जगह इनकी 2-2 4-4 सीटें इस बार बढ़ जाएंगी। आंध्र प्रदेश में भी मैक्सिमम सीटें एनडीए के पास आ जाएंगी, और भी स्टेट्स में खाली होने जा रही हैं, वहां पे भी इनके पास आ जाएंगी। तो मेरा उस वीडियो में यही था कि इस बार इनके पास तमाम ग्राउंड भी होगा, और अपने जो काम है इन्हें आवश्यक, वो काम भी इन्हें निपटाने हैं निश्चित रूप से। उस पे था वो सब। कर्नाटक में कम होगी इनकी एक, लेकिन बाकी सब जगह बढ़ेगी। हाँ, सब जगह बढ़ेंगी सर, बिल्कुल सही तो बात। अभी एनडीए के पास 130 हैं, हाँ, तो मेरे हिसाब से 135 हो जाएंगी इनके पास, 135 या 136। यार हाँ, उसमें तो लेकिन ये कंफर्टेबल मेजोरिटी है। लेकिन ये कहीं उसे शरद पवार को ना और देने लगे सर एक सीट। और बीजेपी अपने ऑन इट्स ओन 100 क्रॉस कर जाएगी इस बार। 100 क्रॉस कर जाएगी, यही उसमें आकलन है लगभग। शरद पवार सर कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार के साथ मिलकर राज्यसभा ले लें, अब अप्रैल में खत्म वो हो रही तो है। देखिए महाराष्ट्र में है, पुणे, और आपके जो पुणे के बगल वाली है ना, क्या नाम है उसका, क्या है वो, चिंचवाड़ क्या है, हम्म, कुछ ऐसे कौन सी है, तो वो क्या है। हाँ, वहाँ चिन 1-2 सीटें हैं जिन पे इनका वो आपस में टाई अप हो रहा है। तो वो इनके क्षेत्र की ही है, तो उनमें दोनों में ये कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अजीत पवार को भी इतना तो ध्यान है, अब अजीत पवार भी 65 साल के तो हो गए। हम्म। अब उनकी भी एक्टिव राजनीति अब मुश्किल से 10-12 साल की है, तो उनको भी लग रहा है कि अगर 10-12 साल में कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या होगा। हाँ, लेकिन शरद पवार जो है वैसे तो कह चुके कि मैं राज्यसभा का मेरा लास्ट टर्म नहीं है, लेकिन अभी देखो, कभी ऐसा ना हो कि की बार तो बनवाने की इनकी हैसियत है नहीं, इतने विधायक ही नहीं है इनके पास। तो कभी शरद पवार अजीत पवार से कह रहे हो कि भाई राज्यसभा कंटिन्यू करा देना हमारी इस बार अप्रैल के बाद। वो भी मुझे लग रहा है इनका कुछ अंदर खाने, ये पलटने में तो मास्टर हैं, पलटू है पक्के। हम्म। हाँ साहब, एक और गांधी पैदा होने की कगार पर। अवीवा बेग की बात करना चाह रहे हैं सर आप? असल में क्या अवीवा है कि बेग, वो अवीवा इमरान बेग बेग है सर, और रेहान इमरान बेग वाड्रा और की इमरान संतान जो बेग है और वो क्या नंदिता, होगी। वो जो, जी 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 जी, इस खबर आज बड़ी जोर शोर से चली है ये, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि एंगेजमेंट वगैरह इनकी होगी है। और ये जो इनका ये बना था ना कांग्रेस वालों का हेडक्वार्टर, इंदिरा भवन, इसका इंटीरियर बताते हैं कि इसकी जो होने वाली सास है उसने किया था प्रियंका गांधी के साथ मिलके, जो नंदिता बेग है, इमरान बेग की बीवी, इन लोगों ने मिलके किया था। तो तब से बताते हैं इनकी क्लोजनेस है। और ये इनको इमरान बच्चे, बेग कौन है सर। ये कारोबारी है सर, यहीं के, दिल्ली के ही हैं। और इनकी जो वाइफ है ये नंदिता, ये इंटीरियर डिजाइनर है, बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी है। तो ये है सर। हाँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप बता नहीं रहे कि साहब, क्या वड्रा और सर? बेग की संतान क्या होगी, गांधी। हाँ जी, बिल्कुल। जहां कुछ ना हो तो गांधी। ये राहुल गांधी ठीक नहीं कर रहा है भाई। ये जो वेरोनिका से जो इसकी संतानें हैं उनको यहाँ ले आए और उनमें से किसी को उत्तराधिकारी बनाए, उनको गांधी बनाए। हम्म, जी जी बिल्कुल। शादी भी नहीं कर रहा है और उधर वो वड्रा की संतानों को जो है वो आगे बढ़ा रहा जी जी। है। वो तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस का बिल्कुल ही खात्मा कर देंगे। बस अभी तो सर कांग्रेस में है भी नहीं वो, अभी तो माई आई है कांग्रेस में, हम्म। अभी तो माई आई है उसकी कांग्रेस में, अभी तो सांसद बनी है सर। तो उसके सांसद बनने में कितनी देर है, रॉबर्ट वड्रा नहीं को सर, बनने नहीं दे रहे हो। उसे सांसद बनने में क्या दे रहे हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा कई बार कह चुका है कि मुझे टिकट दे, तो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। गलत बात है। इनको देखना चाहिए, इनको डीएमके से सीख लेनी चाहिए, लालू से सीख लेनी चाहिए, परिवार के सारे लोगों को।
लोकसभा या राज्यसभा में जाना चाहिए। एक तो चली गई राज्यसभा में सोनिया गांधी। भाई अभी तो 3 ही है ना, लगता है 30 होने चाहिए। नहीं, उसमें मुझे लग रहा है कि वो शायद रॉबर्ट वाड्रा ही एग्री नहीं कर रहा अरे होगा नेहरू जी के राज्यसभा ज़माने से। में देखिए आप, शीला कौल से लेके और सर खुद वो नेहरू, इंदिरा और जितने भी अरे आपस सर के वो आपके काटजू, वो कैलाश सर नाथ जमाना काटजू, और था, उस समय वो कांग्रेस भी तूती बोलती थी। सारे के सारे हुआ करते थे। उस समय तो सिर्फ तूती बोलती थी, उस समय राज्यसभा की सीटें इतनी थी इनके पास कि किसी को भी बांटते हैं। अब तो जो मेन लोग हैं उनके लाले हैं, दिग्विजय सिंह और पहले कपिल सिब्बल जैसे लोग थे, इनको नहीं मिल रही थी। पी चिदम्बरम की कैसे नहीं कराएंगे दोबारा, वो नहीं मिल रही है। कहीं स्टेट में सरकार नहीं रही, तो सर ये तो खराब हालत है। अब कहाँ वो जमाने रहे सर। अगर गांधी परिवार इतनी राज्यसभा की सीटें अपने लिए रख लेगा तो पार्टी में बचेगा क्या सर, किसे क्या देंगे ये। ये साहब मुझे पसंद नहीं है ये बात। वो तो अपने लोगों से तो इतना दगा नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट वड्रा को भी दो, नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अवीवा को को ही भी नहीं, इस दो, बार रॉबर्ट वाड्रा को मौका था अवीवा इस को भी बार। दो, रेहान को भी दो, और लड़की का क्या नाम है, ये किसी के भी इन्होंने भारतीय नाम नहीं रखे। हाँ नहीं, वो तो सर वो तो क्रिश्चियन है ना रॉबर्ट वाड्रा, तो वो बाप ने रखे हैं नाम, तो ये वो क्यों रॉबर्ट रखेगा वड्रा अपनी क्रिश्चियन मर्जी से। कैसे है? रॉबर्ट वड्रा की माँ क्रिश्चियन है, बाप तो विश्व हिंदू पता नहीं परिषद सर, का मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आया, नाम इन्होंने क्रिश्चियन मुरादाबाद का रखे और वो हुआ माँ करता था। सारी माँ इनकी क्रिसमस मनाती थी और सारे काम करती थी। इनका भी चक्कर समझ में नहीं आया। जैसा है गांधी भाई परिवार है, ऐसे इनके ही जो वाड्रा पिताजी परिवार। थे, जो वड्रा साहब थे, वड्रा तो एक पंजाबी सरनेम है, और हाँ, जो वड्रा साहब थे वो मुरादाबाद के मुरादाबाद थे। के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो वहां पे ब्रास का काम था बहुत बड़ा। हम्म। तो ये माँ ने उसका नाम रॉबर्ट रख दिया तो वो क्रिश्चियन हो गया या हिंदू है। ये सब मिक्स्ड ब्रीड है, मिक्स्ड है सब, हाँ तो सर चारों गांधी तरफ से परिवार मिक्स। भी तो मिक्स ब्रीड ही है, गांधी सरनेम इनका थोड़ा ही है, ये भी ऐसे हाँ ही वो है। तो फिरोज गांधी का था। हाँ तो चलिए साहब, अवीवा जी का एंगेजमेंट सेलिब्रेट कीजिए जी जी नए जी साल बिल्कुल, में। इस पे कुछ और वीडियो निकालते हैं, बनाते हैं। रेहान प्लस अवीवा, तो जो बच्चा होगा इजिकल उसका टू नाम होगा, गांधी बच्ची होगी उसका नाम होगा रीवा। डॉट डॉट गांधी। और अगर बच्चा होगा तो उल्टा कर लीजिएगा, रावण। चलिए, आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।